Bismillahirrahmanirrahim. Samir Amin here. We are studying Arbitration Act 1940. This is our third lecture, and we will study from section 8 to section 12. Before bare reading of these sections, थोड़ा मैं recap कर दूं. What is arbitration? Court क्या है? Award क्या है? When a dispute rises between parties and that dispute is settled or resolved out of court, that is called arbitration. लेकिन the very essential ingredient behind this is there shall be a arbitration agreement that must be in written. अगर कोई आर्बिट्रेशन के थ्रू अवार्ड होता है और लेकिन उसके पीछे कोई आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है और वो रिटर्न में नहीं है तो उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस या एक्सप्रेसली डिस्क्राइब्ड होते हैं। अदरवाइज शेड्यूल 1 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं इसी एक्ट के वो इम्प्लाइडली उसका पार्ट समझी जाएंगी। और जो आर्बिट्रेटर्स डिसीजन देते हैं उसको हम लीगल टर्म में अवार्ड कहते हैं। कोर्ट से मुराद डेफिनेशन क्लास में हमने पढ़ा था वही कोर्ट है। अगर ये रेफरेंस आर्बिट्रेटर्स को जाने के बजाय कोई पार्टी सूट फाइल करती है और उस सूट पर जिस कोर्ट की टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बनती है यहाँ पे जो कोर्ट का वर्ड आ रहा है उससे मुराद वही कोर्ट कंसिडर किया जाएगा। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 8 पावर ऑफ द कोर्ट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर। कोर्ट को कब कब एम्पावर किया जाता है कि वो आर्बिट्रेटर्स या अंपायर को अपॉइंट करेगी। इन फॉलोइंग ऑफ cases or circumstances when an arbitration agreement provides that the reference shall be to one or more arbitrators to be appointed by the consent of parties and all parties do not after differences have arisen concur in the appointment or appointments। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि रेफरेंस एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स को जाएगा जो कि पार्टीज की कंसेंट के साथ अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन वो पार्टीज के दरमियान कोई डिफरेंस आ जाता है उनकी नॉमिनेशन पे, वो किसी वजह किसी बेस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती और वो अपॉइंटमेंट नहीं करते आर्बिट्रेटर्स की, देन कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। लेकिन इसके सब सेक्शन 2 में आगे तरीकाकार बताया गया कि कोर्ट कैसे अपॉइंट करेगी। इसकी क्लास बी है इफ एन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्ट और इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग or dies and the arbitration agreement does not show that it has intended that the vacancy should not be supplied and the parties or the arbitrators as the case may be do not supply the vacancy। क्लास बी में ये बताया गया कि आर्बिट्रेटर और अंपायर को अपॉइंट कर दिया गया था लेकिन वो निग्लिजेंसी उनकी है, उन्होंने रिफ्यूज टू एक्ट, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया या कोई इनकेपेबिलिटी ऐसी आ गई है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी या इन केस ऑफ डेथ खुदा ना खास्ता। और भी हमारी ऐसी क्लास नहीं एक्सप्रेसली कि अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशंस जो हमने पीछे 4 चीजें काउंट की हैं होती हैं तो जो रिमेनिंग लोग हैं वो देखेंगे और पार्टीज भी कोई नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती देन या अंपायर देन द कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर और अंपायर। इसकी क्लास सी अंपायर के बारे में है कि अगर पार्टीज या जो आर्बिट्रेटर्स हैं जिन्होंने अंपायर को अपॉइंट करना था वो नहीं करते तो देन कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट एन अंपायर। होता क्या है इन सूरतों में एनी party may serve the other parties or arbitrators as the case may be with the written notice to concur in appointment or appointments or in supplying the vacancy। जब वैकेंसी फिल करनी है कोई नया आर्बिट्रेटर वहां पे लाना है पहले की जगह पे या ओरिजिनली किसी को आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट करना है लेकिन एक पार्टी फेल हो गई है वो नहीं अपॉइंट करती तो दूसरी पार्टी उसको रिटर्न नोटिस देगी। और क्या होगा subsection 2 if the appointment is not made within 15 clear days after the सर्विस ऑफ said नोटिस, उस नोटिस की सर्विस के 15 दिन गुजरने के बाद भी अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर को पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया देन कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी हु गेव द नोटिस, जिस पार्टी ने नोटिस दिया है कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाए तो उसकी दरखास्त पे कोर्ट क्या करेगी, दूसरी पार्टी को एक दफा सुनने की जरूर मौका दिया जाएगा। आफ्टर गिविंग द अदर पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर या आर आर्बिट्रेटर्स आर अंपायर, एक आर्बिट्रेटर या ज्यादा या अंपायर एज द केस में भी जो भी सूरत हाल है, who shall have like power to act in the reference and to make an award। जिस बंदे को कोर्ट आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट करेगी उसकी पावर उसी तरह ही होगी उस रेफरेंस पे और अवार्ड देने में जैसा कि वो तमाम पार्टीज की कंसेंट के साथ अपॉइंट किया गया है।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 9 है हमारा पावर टू पार्टी टू अपॉइंट न्यू आर्बिट्रेटर और इन सर्टेन केसेस सोल आर्बिट्रेटर। ऊपर हमने पढ़ा है पावर टू कोर्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर टू पार्टी कि उसको नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की कब पावर दी गई है, या सोल आर्बिट्रेटर। वेयर एन आर्बिट्रेटर्स arbitration agreement provides that a reference shall be to two arbitrators। जब हमारे arbitration agreement में ये डिसाइड हो गया है कि रेफरेंस दो आर्बिट्रेटर्स को जाएगा, एक एक दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर्स देंगी, वन टू बी अपॉइंटेड बाय ईच पार्टी, देन अनलेस डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट, कोई एक्सप्रेसली कोई चीज नहीं कोई और बयान की गई एग्रीमेंट में, तो देन क्या होगा, इफ आइदर ऑफ द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं उनमें से कोई निग्लिजेंसी कर रहा है या refuse to act or is incapable of acting or dies, the party who appointed him may appoint a new arbitrator in his place। मैंने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया लेकिन उसने निगलेक्ट कर दिया है, इनकेपेबिलिटी आ गई है या उसकी डेथ हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जगह पे नया आर्बिट्रेटर दूंगा। If one party fails to clause B है, an arbitrator either originally or by way of substitution as aforesaid। या एक पार्टी ने ओरिजिनली आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था लेकिन उसने नहीं किया, या जो हमने क्लास ए में पढ़ा है सब्स्टिट्यूशनली न्यू आर्बिट्रेटर देना था नहीं दिया, देन क्या होगा, फॉर 15 क्लियर डेज आफ्टर दिस सर्विस बाय अदर पार्टी ऑफ नोटिस इन राइटिंग टू मेक अपॉइंटमेंट। दूसरी पार्टी ने जब उसको नोटिस दे दिया है, रिटर्न नोटिस दे दिया है और 15 डेज गुजर गए हैं लेकिन दूसरी पार्टी ने क्या किया, आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, देन द पार्टी हु हैज अपॉइंटेड एन आर्बिट्रेटर may appoint that arbitrator to act as sole arbitrator in the reference। दो पार्टी हैं, एक ने आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया, दूसरी फेल हो गई, लेकिन जिसने मुकर्रर किया उसने नोटिस दे दिया और उस नोटिस से पहले वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर चुकी है, देन क्या होगा, वही जो आर्बिट्रेटर उसने मुकर्रर किया है वो सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा एंड the award shall be binding on both parties as if he had been appointed by the consent। वो सोल आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देगा वो दोनों पार्टियों पे बाइंडिंग होगी, उसकी बाइंडिंग फोर्स होगी, ऐसे ही होगी जैसे कि दोनों पार्टीज की रजामंदी से वो अपॉइंट हुआ है। इसमें प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में सेट असाइड एन अपॉइंटमेंट एज ए सोल आर्बिट्रेटर मेड अंडर क्लास बी। जो अभी हमने क्लास बी है इसके तहत जब जिसको सोल आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया गया, कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है, क्यों, अनसफिशिएंट काज शोन बाय द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी ने कोई सफिशिएंट काज शो की है, उस सूरत में कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे के उसको सेट असाइड कर सकती है या डिफॉल्टिंग पार्टी को मजीद टाइम दे के कुछ उसमें उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो अपना जो है अपॉइंटमेंट करे न्यू आर्बिट्रेटर की। इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है निगलेक्ट या रिफ्यूजल टू एक्ट, इससे क्या मुराद है। The fact an arbitrator or umpire, after a request by other party to enter on or proceed with the reference, does not within 1 month comply with the request may constitute neglect or refusal to act within the meaning of section 8 and this section। एक आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट हुआ है, उसको कोई पार्टी ये रिक्वेस्ट करती है कि मामले को टेकअप किया जाए, रेफरेंस को उस पर प्रोसीड किया जाए, लेकिन महीना गुजर गया उसने उस एप्लीकेशन पे कोई जो है एक्ट नहीं किया, उसको टेकअप नहीं किया, देन ये यही समझा जाएगा कि उसकी निग्लिजेंसी है या उसने रिफ्यूज टू एक्ट कर दिया है। लेटर ऑन हमारा सेक्शन 10 है प्रोविजन एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ 3 और मोर आर्बिट्रेटर्स। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में 3 या उससे ज्यादा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट करने की कोई प्रोविजन दी गई है तो देन क्या होगा, when an arbitration agreement provides that a reference shall be to 3 arbitrators, one to be appointed by each party and the third by the appointed arbitrators। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये कहा गया कि 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे, एक एक दोनों पार्टी देंगी और वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी। उसका रोल ऐसे ही होगा जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि 2 आर्बिट्रेटर्स मिलकर एक अंपायर अपॉइंट करेंगे, इसका रोल भी वही उसी अंपायर की तरह ही होगा। The agreement shall have effect as if it provided for the appointment of an umpire and not for the appointment of a third arbitrator by the 2 arbitrators appointed by the parties। Subsection 2 है where an arbitration agreement provides that a reference shall be to 3 arbitrators to be appointed otherwise than as mentioned in subsection 1, the award of majority shall unless the arbitration agreement otherwise provides prevails। सेक्शन 1 में जैसे हमने बताया कि एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा और वो दोनों मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। इससे हट के अगर किसी और तरीके से 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो फिर अवार्ड क्या, मेजॉरिटी का जो फैसला होगा उसको अवार्ड कंसिडर किया जाएगा, अनलेस कि एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई हैं कि वो प्रिवेल करेंगी,
नहीं तो उन में से मेजॉरिटी का डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। सबसेक्शन 3 है वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मोर आर्बिट्रेटर्स देन 3। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि 3 से ज्यादा आर्बिट्रेटर होंगे, देन क्या होगा, द अवार्ड ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का जो अवार्ड है वो कंसिडर होगा, वो बाइंडिंग फोर्स उसकी होगी। लेकिन अगर चार, फॉर एग्जांपल 4 आर्बिट्रेटर्स हैं, दो दो की ओपिनियन उनकी इक्वलिटी आ गई है, तो देन क्या होगा, द अवार्ड ऑफ अंपायर शेल प्रीवेल अनलेस द एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, अंपायर का जो है डिसीजन वो प्रीवेल करेगा। आगे चल के हमारा सेक्शन 11 है पावर टू कोर्ट रिमूव आर्बिट्रेटर्स आर अंपायर इन सर्टेन केसेस। पीछे हमने पढ़ा था सेक्शन 5 में कि जब एक दफा आर्बिट्रेटर या अंपायर अपॉइंट हो जाता है देन उसकी अथॉरिटी को हम रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे वही प्रोविजो एक दी गई थी, विद द लीव ऑफ कोर्ट हम कोर्ट की इजाजत से उनको उनकी अथॉरिटी को रिवोक कर सकते थे। सेक्शन 11 और 5 जो है ये इस चीज को डील करते हैं, रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर रिवोकेशन ऑफ देयर अथॉरिटी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ रेफरेंस remove an arbitrator or umpire who fails to use all reasonable dispatch in entering on or proceeding with a reference and making an award। कोर्ट किसी भी पार्टी की दरखास्त पर वो पार्टी जो उस रेफरेंस का पार्ट है क्या करेगी, आर्बिट्रेटर को या अंपायर को रिमूव कर देगी जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गया, अवार्ड सुनाने में फेल हो गया। The court may remove an arbitrator or umpire who has misconducted himself or the proceeding। या ऐसा आर्बिट्रेटर या अंपायर जो मिसकंडक्ट के जमरे में आता है उस सूरत में भी कोर्ट उसको रिमूव करेगी। मिसकंडक्ट क्या मतलब है, इसमें मैंने थोड़ा वर्क किया है, नोट डाउन भी किया है, आपको बता दूं। मिसकंडक्ट मीन फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी क्या बिटवीन पार्टीज मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी। आर्बिट्रेटर को इम्पार्शियल होना चाहिए, वो किसी तरफ भी उसको झुकाव नहीं हो सकता, उसने ऑन मेरिट जस्टिस ऑफ लॉ जो है ना उसका इंसाफ होता नजर आना चाहिए। उसने दोनों पार्टीज को, ठीक है वो जो लॉ की फार्म टेक्निकलिटीज प्रोसीजरल है उसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो सारी चीजों को देखेगा, कंसिडर करेगा, मैटर को इंक्वायर करेगा, जो पार्टीज जिन एविडेंसेस पे जिन चीजों पे रिलाय करेंगी उनको देखेगा और इम्पार्शियल होके ही अवार्ड देगा। ये अगर ऐसा नहीं होता तो वो मिसकंडक्ट के जमरे में आता है। देन इक्वल ट्रीटमेंट, उसने तमाम पार्टीज को इक्वल ही ट्रीट करना है, ये नहीं है कि किसी एक को ज्यादा अपॉर्चुनिटी और उनकी एविडेंसेस को देखे चीजों को और दूसरी पार्टी को इग्नोर करे। एंड अगर वो फेल हो जाता है फॉर जस्ट एंड प्रॉपर असेसमेंट एवुलेशन and consideration of facts, evidences, circumstances, material produced and relied upon by the parties। अगर कोई पार्टी किसी मटेरियल पे, किसी फैक्ट पे, एविडेंस पे रिलाय कर रही है, लेकिन वो जो आर्बिट्रेटर है वो फेल प्रॉपर एंड जस्ट असेसमेंट करने में फेल हो गया है या उसने नहीं की है, तो देन ये मिसकंडक्ट के जमरे में आता है और इस बेस पे कोर्ट उसे सेक्शन 11 में रिमूव कर देगी। और सब सेक्शन 3 यही कहता है कि अगर किसी बंदे को, आर्बिट्रेटर को या अंपायर को रिमूव कर दिया गया और मिसकंडक्ट की बेस पे किया गया तो उसको कोई रिमनरेशन, कोई मुआवजा जो उसने सर्विसेज दी हैं उसके बदले में नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 4 है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग विद रेफरेंस इंक्लूड्स in a case where reference to the umpire becomes necessary giving notice of that effect to the parties and to the umpire। सेक्शन 12 है पावर ऑफ कोर्ट वेयर आर्बिट्रेटर इज रिमूव्ड और हिज अथॉरिटी रिवोक्ड। अगर सेक्शन 5 या सेक्शन 11 के तहत आर्बिट्रेटर को रिमूव कर दिया गया है या उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया गया तो देन कोर्ट के पास क्या पावर होगी, वेयर द कोर्ट रिमूव्स एन अंपायर हु हैज नॉट एंटर्ड ऑन द रेफरेंस or one or more arbitrators not being all the arbitrators, court may on the application of any party to the arbitration agreement appoints a person to fill a vacancy। कोर्ट किसी अंपायर को रिमूव कर देती है जिसने रेफरेंस को टेक अप नहीं किया, उसकी प्रोसीडिंग पे एक्ट नहीं किया, या ज्यादा आर्बिट्रेटर्स में थे उनमें से एक या कुछ आर्बिट्रेटर्स को रिमूव कर दिया गया है। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उनमें से किसी की दरखास्त पे कोर्ट नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी और जो वैकेंसी क्रिएट होगी हुई थी उसको फिल कर दिया जाएगा। आगे है वेयर द अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स आर एन अंपायर इज रिवोक्ड बाय द लीव ऑफ कोर्ट। कोर्ट की इजाजत के साथ किसी भी
आर्बिट्रेटर या अंपायर की अथॉरिटी को रिवोक किया गया है, या कोर्ट वेयर द कोर्ट रिमूव्स एन अंपायर हु हैज entered on the reference or is sole arbitrator or all the arbitrators, the court may on the application of any party to the arbitration agreement, arbitration agreement की जो पार्टीज हैं उनमें से कोई क्लास दे देती है तो दो चीजें होंगी, या तो कोर्ट ऑर्डर करेगी किसी बंदे को सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी उन तमाम लोगों की जगह पे जिनको डिस्प्लेस किया गया है, या फिर ये ऑर्डर कर देगी कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है दैट विल नॉट एग्जिस्ट मीन टू से शैल सीज, उसकी कोई अफेक्ट नहीं होगी, वो खत्म ही समझा जाएगा। अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज सोल आर्बिट्रेटर इन द प्लेस ऑफ पर्सन और पर्सन्स डिस्प्लेस्ड, या order that the arbitration agreement shall cease to have effect with respect to the difference referred। Subsection 3 है इसका, a person appointed under this section as an arbitrator or umpire shall have the like power to act in the reference and to make an award as if he had been appointed in accordance with the arbitration agreement। सेक्शन 12 के अंदर कोर्ट को जो पावर दी गई है और कोर्ट जिस बंदी को अंपायर या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी उसके पास सेम वही पावर होगी उस रेफरेंस को टेकअप करने में, अवार्ड सुनाने में, जैसा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत ही उसको अपॉइंट किया गया। तो आज हमने सेक्शन 8 और 12 में पढ़ा है कोर्ट को कब कब एम्पावर किया जाता है वो आर्बिट्रेटर या अंपायर को अपॉइंट करे, और सेक्शन 11 में हमने पढ़ा है कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में अंपायर या आर्बिट्रेटर को रिमूव किया जा सकता है। सेक्शन 5 में हमने पीछे पढ़ा था उसकी अथॉरिटी को कैसे रिवोक किया जा सकता है या किया नहीं किया जा सकता, और सेक्शन 10 में हमने पढ़ा है कि अगर 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने हैं तो फिर मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल करेगा, अगर 3 से ज़्यादा हैं आर्बिट्रेटर और इक्वली उनकी ओपिनियन है तो अंपायर का जो है डिसीजन अवार्ड वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे।